नाज़रीन, इस वक्त यमन की तरफ से बड़े हमलों की तफसीलात आ रही हैं। एक तो यमन पर अमेरिका और बरतानिया की जानिब से बमबारी की गई है और यमन की जानिब से भी भरपूर जवाबी कार्रवाई की गई है। और उसके साथ साथ नाज़रीन, एक नई चीज़ का इंकशाफ ये हुआ है कि यमन पर साइबर हमले किए जा रहे हैं। बहुत बड़ी जो है ना मुसाद की जानिब से और उसके जो इत्तेहादियों की जानिब से बड़े साइबर हमले जो है वो इस वक्त यमन पर किए जा रहे हैं। और यमन ने इस हवाले से भी कुछ तैयारी की है कि साइबर हमलों को किस तरह से रोकना है। फिर नाज़रीन, लेबनान से भी ये तफसीलात आ रही हैं कि एक ऐसा हमला किया गया है कि इसराइली मीडिया चीख रहा है कि ये बहुत बड़ा हमला हुआ है। वो इशारों के नाम में तो बता रहा है, लेकिन एक्चुअली जो वहां पर हलाकतें हुई हैं उसको रिपोर्ट करने की इजाजत इसराइली मीडिया को नहीं मिल रही। तो दूसरे मुख्तलिफ ज़राए से यह पता चल रहा है कि कितनी बड़ी इसराइली फौज को नुकसान वहां पर पहुंचा है। और इसके साथ जो दीगर मुख्तलिफ टाउन्स और सेटलमेंट्स पर हमले हुए हैं ताज़ा तरीन, वो भी आपके सामने रखेंगे। फिर नाज़रीन, बहुत बड़ी खबर अल शिफा हॉस्पिटल से आ रही है। वहां पर जो लड़ाई जारी है उससे तफसीलात आई हैं और इसराइली फौज वहां पर क्या जुल्म ढा रही है, जो मासूम और निहत्ते लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनके साथ क्या हो रहा है, इस हवाले से भी अहम खबरें आई हैं। और इसराइल की जानिब से शाम पर भी हमला किया गया है। ये बड़ी अहम तफसीलात आई आज बरोज़ इतवार आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम कर लेते हैं यमन से। यमन के हवाले से नाज़रीन खबर यह है कि अमेरिका और बरतानिया की जानिब से बमबारी की गई है। एक तो वो पहले बमबारी की गई थी जिसमें 27 मुख्तलिफ जगहों पर बम गिराए गए जब यमन ने कंडेम किया रूस पर होने वाले हमले में। उसके बाद फौरी यमन पर यह बड़े हमले कर दिए गए। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ है कि कुछ मजीद हमले हुए हैं। एक तो यूएस सेंट्रल कमांड ये बता रही है कि 4 ड्रोन्स उन्होंने डिस्ट्रॉय किए हैं और इसके अलावा 4 ही बैलिस्टिक मिसाइल जो साइट्स हैं उनको तबाह किया गया है। ये यूएस सेंट्रल कमांड ये दावा कर रही है। अच्छा, इसके जवाब में यमन ने भरपूर जवाबी कार्रवाई की है और एक मर्चेंट शिप को निशाना बनाया है। और नाज़रीन, यूएस सेंट्रल कमांड ये रिपोर्ट कर रहा है कि इसमें कोई कैजुअलिटीज नहीं हुई है। जहाज को हिट किया गया है लेकिन इसमें कैजुअलिटीज कोई नहीं हुई। सारा क्रू जो है वो महफूज रहा है। सिर्फ एक दफा, वैसे भी रूटीन में अगर देखें तो यमन के हमलों में कुछ सिविलियंस वहां पर हलाक तो नहीं हो रहे। सिर्फ एक टाइम में पिछली दफा हमला हुआ था जिसमें कैजुअलिटीज हुई हैं। उसके अलावा वहां पर किसी सिविलियन के कैजुअलिटीज नहीं हुई, क्योंकि जो क्रू होता है वो तो किसी भी मुल्क का हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ इसराइल ही का हो, वो किसी भी मुल्क से हो सकता है। अच्छा, तो यमन बड़े ध्यान से अटैक करता है कि क्रू को, आम लोगों को नुकसान ना पहुंचे। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन एक और जहाज को निशाना बनाया गया है जिसमें वो बता रहे हैं कि मोका की जो बंदरगाह है यमन की, उससे 23 नॉटिकल माइल्स के फासले पर ये एक हमला है जो वहां पर किया गया है। तो ये नाज़रीन यमन की जानिब से 2 जहाज़ों को निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो साइबर हमले हैं उस हवाले से भी तफसीलात आई हैं। और साइबर हमले में यमन क्या बता रहा है, वी वार्न सिटीजन्स अगेंस्ट रिस्पॉन्डिंग टू सस्पिशियस कॉल्स एंड मैसेजेस and opening links that may reach them from unknown external numbers। अब वहां पर ये पता नहीं क्या गेम चल पड़ी है कि यमन ने एक मैसिव लेवल के ऊपर ये वार्निंग जारी की है कि आपको कहीं भी अननोन एक्सटर्नल सोर्सेस से, यानी बैरूनी सोर्सेस से कोई कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, आपके साथ कोई लिंक शेयर किया जाता है, तो आपने उससे इंगेज नहीं होना है, आपने उसको क्लिक नहीं करना है या उस कॉल पे वो नहीं करना है। क्योंकि अब ये हो नज़ीर ये रहा है, क्योंकि देखना जंग कई महाजों पर हम आपको बार बार बता रहे हैं कि लड़ी जा रही है। साइबर का ये जो महाज है ना, इस पर भी बहुत मामलात इस वक्त चल रहे हैं। इसी तरह की कार्रवाई पहले हिजबुल्लाह के हवाले से होना शुरू हुई थी, ठीक है ना। यानी हिजबुल्लाह ने ये वार्निंग जारी की थी कि ये सेम वाली वार्निंग उन्होंने भी जारी की थी कि अगर बाहर से कोई लिंक, कोई कॉल, कोई मैसेज आता है तो उससे अवॉइड करें। हो क्या रहा था कि उन फोन्स के जरिए जो है इंटेलिजेंस इसराइल जो है वो गैदर करना चाह रहा था। और उसमें हुआ ये था कि 1-2 ऑपरेशन इसराइल ने अंजाम भी दिए थे जिसमें हिजबुल्लाह के 1-2 फाइटर जो है वो शहीद हुए थे। तो अब ये हौसियों के हवाले से अब ये अमेरिका कर रहा है या बरतानिया कर रहा है, व्हाटसोएवर जो भी कर रहा है, लेकिन अब यही काम यहां पर होना शुरू हो गया। तो हिजबुल्लाह वाला तो रुक गया जब उन्होंने ये जारी की वार्निंग कि आपने इस तरह इन सारी चीजों से अवॉइड करना है। तो अब ये इसीलिए यमन ने भी जारी की है। तो साइबर, ये जो साइबर वाला है ना मामला, ये बहुत ही खतरनाक है। और आप देखेंगे पिछले दिनों उन्होंने जो लेबनान का एयरपोर्ट है
उस पर साइबर अटैक हुआ और सारी स्क्रीन्स के ऊपर वो उनके इसराइली जो हैकर्स हैं उन्होंने पता नहीं क्या धमकी अमेज मामलात वो लिखना शुरू कर दिए। फिर ईरान ने बहुत बड़े साइबर हमले इधर किए हुए हैं इसराइल के ऊपर। इसराइल वापस ईरान पर बड़े साइबर हमले करता रहता है और उनकी जो ऑयल सप्लाई है ईरान की वो भी इन्होंने रोकने की कोशिश की थी एक बार, लेकिन वो फौरी फिर ईरान ने उसको कंट्रोल कर लिया था। और जिस तरह से हमास के हवाले से खबर आई थी, ये इतना बड़ा उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमास ने 7 अक्टूबर के हमले से पहले उन्होंने जो इसराइली ऑफिसर्स हैं और जो सोल्जर्स हैं जो रिलेटिव जो भी थे उससे रेलिवेंट, उनकी जो फोन कॉल्स हैं वो टेप की थी और उनसे इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन निकाली थी। यानी ईरान उसको छोड़ दे, वो तो पूरी रियासत है नहीं या कोई दूसरा मुल्क, हमास के पास इतनी बड़ी साइबर कैपेबिलिटी जो है वो आई और अभी तक ये इसराइल अब बता रहा है कि वो हमास जो है इस्तेमाल कर रही है। तो अब ये साइबर का जो फ्रंट है ना वो अब खुला हुआ है एक दूसरे के खिलाफ और वो इस्तेमाल हो रहा है। बहरहाल यमन ने अब इसका भी हल निकाला है, उन्होंने कहा जी अपनी जो बड़े लेवल पर वार्निंग है वो जारी की गई। आगे जरा चलिए तो हिजबुल्लाह के हवाले से पहले अपडेट आपको करते हैं जो लेबनान से हमले हुए। एक तो नाज़रीन हिजबुल्लाह की अभी स्टेटमेंट जारी हुई है जिसमें उन्होंने बहुत कैटेगोरिकली और बड़ा सख्त कंडेम किया है जो रूस पर हमला हुआ है। ये आपको पहले पिछली तफसीली वीडियो में बता चुके हैं कि इस वक्त आलमी सतह पर 2 क्लियर ब्लॉक्स बन चुके हैं। अब इस हमले ने तो और वाज़ेह कर दिया है। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जो अवॉइड कर रहे हैं, कंडेम नहीं कर रहे हैं, खामोश बैठे हुए हैं, कुछ दूसरी तरह की बात कर रहे हैं। जो यूरोपियन मतलब हैं वो तो उनकी दूसरी पोजीशन है, जाहिर बात है वो तो मुखालिफ है। तो यहां पर हमने ये बहुत देखा है कि जो इस वक्त फलस्तीन के साथ लड़ रहे हैं उन्होंने बहुत खुलकर जो है ना इस हमले की कंडेम किया और पूरी तरह से ऐलान किया कि हम रूस के साथ खड़े हैं, हमास है, अभी हिजबुल्लाह, फिर यमन, शाम, इराक एंड जो है ईरान। शाम ने तो डायरेक्टली इल्ज़ाम लगाया, बशारुल असद ने डायरेक्टली वेस्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये सारी जो साजिश है वो इन्होंने किया और उधर वो बात चल रही कि ये दाइश ने की है। बहरहाल तो हिजबुल्लाह ने एक तो बड़ी अहम स्टेटमेंट जारी किया है जिससे ये वाज़ेह हो रहा है कि रूस पहले इधर हिजबुल्लाह की मतलब वैगनर ग्रुप शाम में बैठा हुआ है और शाम से सारा असलहा जो हिजबुल्लाह को दिया जा रहा है, जो एयर डिफेंस जिसके जरिए उन्होंने इसराइल का ड्रोन मार गिराया हरमीज 900 जिसको वो दहाइयों से गिराने की कोशिश कर रहे थे, वो एयर डिफेंस उनको किसने दिया? वो दिया ना वो वैगनर ग्रुप ने दिया। और भी इस वक्त जो मुसलसल सप्लाई लाइन खुली हुई है वो वैगनर ग्रुप की वजह से खुली हुई जो शाम में बैठा हुआ है जो कि रूसी ग्रुप है। तो बात यह है कि ये अब इत्तेहाद जो है वो बहुत ज्यादा मजबूत होता चला जा रहा है, खासकर जब दोनों के सर्वाइवल का मसला आ गया, यानी रूस की भी और फलस्तीन और उसके इत्तेहादियों के लिए भी सर्वाइवल का मसला आ गया ना। तो इसलिए बहुत ज्यादा खुलकर दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हो रहे हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत है। तो ये जो इंटरेस्ट है ना दोनों के वो अलाइन कर गए हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बार बार कि इस हमले के इंपैक्ट बहुत ज्यादा होंगे और वो आप देखेंगे रूस ज्यादा खुलकर अब मिडल ईस्ट में आने वाला है। अच्छा बहरहाल तो हिजबुल्लाह की जानिब से नाज़रीन काफी बड़े हमले भी किए गए हैं। एक नाज़रीन जो हमला हुआ है ना वो किफार बलाम का एरिया है और इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि ये बहुत ही अनयूजुअल इवेंट है, ये बहुत ही गैर मामूली हमला है, बहुत ऐसा हमला है जिसने इसराइली फौज को भारी नुकसान पहुंचाया है। और इतना बड़ा ये नुकसान है कि इसराइली आर्मी ने रोक दिया है कि इस हमले को रिपोर्ट ना करें, यहां पर जो लॉस हुआ है उसको रिपोर्ट ना किया जाए, क्योंकि आर्मी का जो मोराल है वो मजीद डाउन हो सकता है। अवाम में पता चल सकता है कि अच्छा इतना बड़ा नुकसान इसराइली फौज का हुआ है। मैं आपके सामने सबूत रख देता हूं, इसराइली मीडिया ये लिख रहा है, इसराइली सर्कल्स व्यू विद ग्रेट सीरियसनेस द इवेंट दैट टुक प्लेस इन द किफार बलम द रिजल्ट्स ऑफ व्हिच कैन नॉट बी पब्लिश्ड। कि जनाब इतना बड़ा वाकया हुआ है किफार बलम में, इतना ये सीरियस है कि इसके जो रिजल्ट्स आए हैं, मतलब इसका जो नुकसान हुआ है, कैन नॉट बी पब्लिश्ड, उसको जो है ना अवाम के सामने नहीं लाया जा सकता, उसको पब्लिश नहीं किया जा सकता। लेकिन इस एक हेडलाइन के साथ उन्होंने इशारा दे दिया है कि भाई ये कितना बड़ा हमला है कि देखिए रूटीन में इसराइली मीडिया बता रहा है, बड़े बड़े हमले भी बता रहा है, बंदरगाहों पर हों, शहरों पर हों, मुसाद के ठिकानों पर हों, हेडक्वार्टर पर हों, बेसिस पर हों, गुलान हाइट्स पर हों, सारे रिपोर्ट कर रहे हैं इसराइली मीडिया। तो कितने बड़े बड़े हमले हम आपके सामने रख चुके हैं इसराइली मीडिया की जुबानी। लेकिन इसराइली मीडिया कह रहा है कि ये ऐसा हमला हुआ है कि जिसको पब्लिश करने की भी इजाजत नहीं है और किसी सूरत में इसके रिजल्ट्स जो हैं वो सामने नहीं लाए जा सकते। सो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये किस बड़े लेवल का हमला है। अच्छा इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी हमले हुए हैं उसमें 2 बड़े हमले मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि सायरन साउंड इन सेटलमेंट्स ऑफ इवीम
Menachem and Shumera after they were exposed to rockets fire. दो बड़ी शहर और दो बड़े सेटलमेंट्स हैं जहां पर इस वक्त इसराइली मीडिया खुद ये बता रहा है, अब देखें ना, ये भी तो इसराइली मीडिया ही कोट कर रहा है जिसमें इतने ज़्यादा रॉकेट्स आकर फायर हुए हैं, लेकिन बता रहा है तो वो जो पिछला हमला है वो बहुत ही कोई एक्सेप्शनल लेवल का हमला है। उम्मीद है कि शायद 2-4 दिनों में उसकी तफसीलात आ जाएं अल जज़ीरा या अल मायदीन से या किसी और सोर्स से। अच्छा, तो यहाँ पर दो बड़े शहरों में हमला हो गया। फिर नाज़रीन, अल मायदीन रिपोर्ट कर रहा है कि मिसाइल साल्वो वाज लॉन्च फ्रॉम लेबनान टुवर्ड्स एन इसराइली टारगेट इन वेस्टर्न गलीली। तो ये नाज़रीन दो बड़े हमले हैं जो लेबनान से अभी ताज़ा तरीन हुए। अब जरा हम सीरिया के हवाले से अपडेट कर देते हैं। सीरिया में यानी शाम में इसराइल की जानिब से एक बड़ा हमला किया गया है और एक बार फिर वहां पर मिसाइल दागे गए हैं और सीरिया की जो सोशल नेशनलिस्ट पार्टी है वो ये बता रही है कि ये दरअसल उन पर अटैक किया गया है और वो बता रही है कि उनका जो हेडक्वार्टर है वो तबाह हुआ, उनका जो पार्टी ऑफिस है वो तबाह हुआ है। द ज़ायनिस्ट एनिमी टारगेटेड आवर ऑफिस एंड डिस्ट्रॉयड इट कंप्लीटली। ये इतना बड़ा हमला था कि वो सोशल नेशनलिस्ट पार्टी ये कह रही है कि हमारा जो ऑफिस था वो कंप्लीटली जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये यहाँ पर कशीदगी बहुत ज़्यादा आपको पता है बढ़ रही है। लेकिन देखिए, सीरिया के मामले को आपने समझना है, सीरिया इस तरह से जंग में नहीं आ सकता, उसके अपने बहुत सारे मसाइल हैं। तो वो जब जंग में आएगा तो फिर वो वापस नहीं मुड़ेगा, फिर वो इख्तिताम तक ही जाएगा। यानी इस वक्त अभी यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट सामने आई कि 12.9 मिलियन, इतनी बड़ी तादाद बताई, 12.9 मिलियन, 13 मिलियन कर लें, 13 मिलियन पीपल जो हैं वो इस वक्त फूड की किल्लत का शिकार हैं। यहां तो 2 मिलियन है ना गजा में, 13 मिलियन वो बता रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए, वो वहां पर शाम के लोग जो हैं वो फूड की किल्लत का शिकार हैं। तो शाम ने उन लोगों को भी देखना है कि भाई जंग छिड़ेगी तो उन करोड़ों लोगों का क्या होगा जो शाम में हैं, जो शाम के मतलब मुसलमान हैं, उनका क्या होगा जो पिछले 20 सालों से जुल्म सहते आ रहे हैं। पता नहीं क्या क्या उनके साथ हुआ है, सारी तारीख हमारे सामने है। तो उनके अपने अंदर बहुत सारे, फिर अमेरिका वहां पर बैठा हुआ है। बशार अल असद जिस तरह से सर्वाइव कर रहा है, मतलब सिहूनी लॉबी ने, इसराइल ने पूरी कोशिश की बशार अल असद को गिराने के लिए, इसीलिए तो जंग छेड़ी गई। सद्दाम हुसैन को गिराना उनका मकसद था, सद्दाम हुसैन को गिरा दिया। बशार अल असद को नहीं गिराया जा सका क्योंकि यहाँ पर ऑन टाइम जो है वो रशिया आ गया। वरना आपको बता चुके हैं कि बशार अल असद को उन्होंने कहा था कि 24 घंटों में निकलो। यार आप इनकी तकब्बुर का अंदाजा लगाइए, 24 घंटे का हुक्म दिया गया था बशार अल असद को, जो शाम के हुक्मरान है। कौन? अमेरिका। भाई अमेरिका के क्या ताल्लुक है शाम से, और शाम के लोगों का है, तुम्हारा वहां पर क्या है? लेकिन नहीं, वहां पर आए तकब्बुर के साथ। ये आप मुझे बताएं ना, ये जो अब आप इस बात को समझें, ये जो यमन ने इनका गुरूर तोड़ा है, वही ये तो इनकी हिस्ट्री है। ये मिडिल ईस्ट में आकर, इस्लामिक मुल्कों में आकर इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, इस तरह से धमकियां लगाते थे कि 24 घंटे निकलो यहां से, ठीक है। और क्या ये पहले भी जंगे छेड़ने से इतनी बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते थे और कहते थे नहीं जी हमें तो डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन चाहिए। तो ये जो यमन की जानिब से अभी तक ये यमन पर बड़ी जंग नहीं ना छेड़ सके, यानी फोर्सेस अंदर दाखिल नहीं हो सके या इन्वेड नहीं कर सके, उसकी वजह यह है कि यहां पर आज इनको शिकस्त नजर आ रही है और ये कोई नहीं इंतजार करने वाले थे। मैंने आपको बशार अल असद का बता दिया यार, मतलब वो आए और कहा कि निकलो यहां से 24 घंटों में। मतलब वो क्या कोई काउंसलर है? मतलब क्या वो क्या भाई, वो शाम का हुक्मरान है, किसी कंपनी का सीईओ नहीं है। वो पूरे एक बड़े, और शाम की तारीख मतलब सबसे जो पुरानी सिविलाइजेशन आपको पता है उसका शाम से आगाज होता है। दुनिया की जो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है, बताया जाता है कि उसकी जो रूट है ना वो शाम से मिलती है, ये उसकी हिस्ट्री है। तो आप उस मुल्क में आकर कहते हैं कि ये जनाब निकले, तो अगर ये यमन पर आज नहीं ना पूरी तरह से जंग छेड़ पा रहे तो इसकी वजह है कि इनको शिकस्त नजर आ रही है। तो मैं सिर्फ बात ये कर रहा था कि शाम की जो जंग होने वाली है, जो कि होगी, जो कि उन्होंने अनाउंस कर दिया है, जो कि रूस की पूरी ग्रीन लाइट के साथ होगी, तो वो बड़ी एक खूनखार और बहुत ब्रूटल वॉर होने वाली है। और उसमें फिर या शाम नहीं है या इसराइल नहीं है, ये इस तरह की जंग होगी। शाम कोई हवाई फायर नहीं कर सकता, शाम मतलब आ जाए बस, नतीजा जो भी निकले वो नतीजे को कंट्रोल किए बगैर नहीं आ सकता। पहले वो अपनी सारी प्लानिंग करेगा, क्योंकि इस जंग में डायरेक्टली रशिया इन्वॉल्व होगा। भाई शाम अगर बचा हुआ है बशार अल असद, तो किसकी वजह से बचा हुआ? रशिया। तो रशिया समझ लें कि इस जंग में
ڈائریکٹلی انوالو ہوگا. اسی لیے یہ شام والی جنگ بہت مختلف ہونے والی ہے اور ہوگی کیونکہ وہ خود اناؤنس کر چکے ہیں. اب ذرا غزہ میں آپ کو لیے چلتے ہیں اور غزہ کے حوالے سے ناظرین الشفا کے حوالے سے اس وقت سب سے زیادہ خبریں آ رہی ہیں. ہم آپ کو مسلسل ہر ویڈیو میں کوشش کر رہے ہیں کہ اپڈیٹ کریں کیونکہ دو طرح کی خبریں. ایک جو سویلینز پر وہاں پر ہو رہی ہے نا وہ بہت ہی افسوسناک ہے اور روح کانپ جاتی ہے جو اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے. ابھی کچھ ایسا نیا واقعہ ہوا ہے, کچھ ایسی سٹیٹمنٹ جاری کی گئی ہے کہ سفاکیت اور تکبر کی انتہا کر دی گئی ہے. آپ ذرا پہلے ان کی سٹیٹمنٹ دیکھیے اور ان کے تکبر کا. یہ فرعون کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں, نمرود کو بھی پیچھے چھوڑ چکے ہیں, تو فرعون سے بھی بدتر انجام جو ہے وہ ان کا ہونے والا ہے. آپ ذرا ان کی زبان پہلے چیک کریے. وہ اسرائیلی آرمی یہ کہہ رہی ہے, ان کا کمانڈر, اسرائیلی آرمی کا ایک کمانڈر بیان جاری کر رہا ہے, We will end our operations in Al-Shifa hospital only after arresting and eliminating the last of the saboteur, dead or alive. کہ ہم جو ہے نا جب تک آخری یہ جو 7 اکتوبر کا حملہ ہوا تھا, یہ اس بارے بات کریں کہ جناب اس کا جو سیبوٹار ہے, اس میں جو ملوث ہے یا حماس کا جو فائٹر ہے, جب تک وہ ڈیڈ اور الائیو اس کو ہم یہاں سے نکال نہیں لیتے تب تک ہم یہاں سے آپریشن ختم نہیں کریں گے. آپ اندازہ لگائیے کہ ایک تو ساری مطلب دنیا کہہ رہی ہے کہ وہاں پر کوئی حماس نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن کہہ رہا ہے, سارے کہہ رہے ہیں وہاں پر حماس نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو اگر یہ بات کر رہے ہیں کہ جب تک یہاں سے زندہ یا مردہ ہم آخری حماس کا فائٹر ختم نہیں کر دیتے. اچھا, یہ الشفا کے اندر بھی گھسے ہوئے ہیں, اندر گئے ہیں. یہ جس طرح مریضوں کو انہوں نے مارا, وہ جو ماسک ہیں آکسیجن ماسک جس طرح سے انہوں نے اتارے, آکسیجن سلنڈر نکالے, آپ کو پتہ ہے سارا سفوکیشن کی وجہ سے پیشنٹس کی وہاں پر شہادتیں ہوئی ہیں. تو اندر یہ جا کر ساری چھان بین کر کے آ چکے ہیں اور آلریڈی وہاں پر کچھ نہیں. بھائی حماس پاگل ہے جو الشفا میں جا کر بیٹھے گی اور الٹا ان کو جواز دے گی کہ آؤ الشفا پر دھاوا بول دو جہاں پر اتنے مریض اور پناہ گزین بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ نہ پہلے نہیں بیٹھی تھی تو آج اس نے کیا وہاں پر بیٹھنا تھا. تو بات یہ ہے کہ ان کی سٹیٹمنٹ کا صرف مقصد یہ ہے اور اس سے ہمیں کلیئر اشارہ یہ ملتا ہے کہ جب تک یہ الشفا کو مکمل تباہ نہیں کر دیتے, یعنی مکمل وہ بند نہیں ہو جاتا, مکمل ڈسٹرائے نہیں ہو جاتا اور وہاں پر بیٹھے ایک ایک بندے کو یہ مار نہیں دیتے یا پھر اریسٹ کر کے ساتھ نہیں لے جاتے, تب تک یہ کوشش کریں گے کہ یہ وہیں پر یہ رہیں, یہ مطلب وہاں پر یہ جنگ جاری رہے. تو یہ الشفا کے حوالے سے یہ اس کی سٹیٹمنٹ بتاتی ہے. تو جب اس طرح کی تکبرانہ لینگویج استعمال کی جاتی ہے تو پھر بے ساختہ یہ جذبات میری زبان پر آتے ہیں. مجھے بتائیے کیا ان پر قہر نازل نہیں ہوگا؟ مطلب دنیا میں جتنے بھی بڑے ظالم آئے ہیں انہوں نے ایسے ہی بڑے بڑے بول بولے تھے, وہ ظلم بھی کرتے تھے اور ساتھ ظلم کا پرچار بھی. تو بڑا بول جو ہے وہ اللہ کی ذات کو پسند نہیں ہے, وہاں پر دیر ہے اندھیر نہیں ہے. تو کوئی ان کو سزا دے نہ دے, وہ اوپر والی ذات تو موجود ہے. تو مجھے خود آپ بتائیے, اتنا وہ جو آج الشفا ہاسپٹل کے اندر وہ عورتیں ہیں, وہ بچے, وہ مائیں, وہ بیٹھی ہوئی ہیں اندر, وہ اس وقت کیا سوچ رہی ہوں گی کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور ہماری نسل کون سی ہے, ہم عربز ہیں اور ہمارے ارد گرد تمام عربز بیٹھے ہوئے ہیں جن کے پاس بہت بڑی بڑی فوجیں بھی ہیں, جن کے پاس بہت بڑے بڑے وسائل بھی ہیں. اور یہ چھوٹا سا اسرائیل, یہ 80 لاکھ آبادی والا, ہم 1.5 ارب کی آبادی والی ایک قوم کی ہم مائیں بہنیں ہیں, ٹھیک ہے, 1.5 ارب کی نیشن ہے ہماری, اور یہ 80 لاکھ والے یہ سلوک ہمارے ساتھ آ کر رہے ہیں اور کوئی ہمارے سننے والا نہیں ہے, کوئی ان کو روکنے والا نہیں ہے. تو وہ کیا سوچتے ہو؟ تو وہ اپنے خدا کو کیا بات کرتے ہوں گے, کیا دعا کرتے ہوں گے, وہ لوگ کیا گلہ شکوہ کرتے ہوں گے. اور ہم سب کے بارے میں جو باہر دنیا بیٹھی ہوئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ یہ تو جسٹ ٹھیک ہے جی, غزہ کے والے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے, تو تاریخ اٹھا کر دیکھیں کیا ایسے ہی ہوا ہے کہ مطلب مظلوم جو ہیں جب انہوں نے دعا کی ہو اور پھر کیا باقیوں کو سزا نہیں ملتی جو بے بسی اور بے حسی کے ساتھ دیکھتے رہتے اور اپنا فرض ادا نہیں کرتے اور پھر یہی سوچتے رہتے ہیں کہ نہیں دیکھیں یہ تو انہی کے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ نہیں ہوگا. تو بات یہ ہے کہ یہ ایسا, آپ مجھے بتائیں, مطلب یہ تو اللہ کا اختیار ہے نا کہ ان کو وہاں غزہ میں پیدا کیا. وہ میں اور آپ بھی ہو سکتے تھے غزہ میں, وہ کوئی بھی ہو سکتا تھا. تو بھائی جس نے پیدا کیا ہے نا تو وہ انصاف بھی کرنے والا ہے. تو ایک ایک چیز کا, ایک ایک ظلم کا ان کو بدلہ دینا پڑے گا. اچھا, اب ناظرین اگلی بات یہ سنیے کہ جرنلسٹ ایک وہاں پر یہ صورتحال وہاں کی بتا رہا ہے کہ فیملی سٹرانڈڈ نیئر الشفا ہاسپٹل انڈر اسرائیلی بومبنگ اپیل فار اے سیف پیسج ٹو ایگزٹ. کہ وہاں پر جو فلسطینی فیملیز بیٹھی ہوئی ہیں وہ اپیل کر رہی ہیں, ادھر بمباری ہو رہی ہے, سارے معاملات آپ کو پتہ ہیں, اور وہ اپیل کر رہی ہیں کہ ہمیں کوئی سیف پیسج دے دے کہ ہم یہاں سے ایگزٹ کر جائیں
اور ان کو سیف پیسے جو ہے وہاں پر نہیں دیا جا رہا، تو پھر سوچئے جب ادھر دھماکے ادھر دھماکے، کوئی پتہ نہیں کہ کب آپ کے اوپر آ کر بم گر جائے. آپ ذرا اس جو کیفیت ہے، وہ جو صورتحال اس کو ذرا امیجن کریے کہ آپ ایسی صورتحال میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کب آپ پر بم گرے، آپ کی موت کب ہو جائے آپ کو نہیں پتا. اور وہ بھوکے مفلس حال اپنے گھروں سے نکلے ہوئے، اپنے لوگوں کو مطلب ان کے پیارے شہید ہو چکے، وہ غم الگ سے، فاقے الگ سے، اور یہ غم الگ سے کہ یہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو جائے، کب آپ پر بم آ کر گرے اور آپ یا آپ کا پیارا شہید ہو جائے، تو وہ کیا اللہ سے دعا کرتے ہوں گے. اچھا اب ناظرین یہاں پر ہو یہ رہا ہے کہ حماس پہنچی ہوئی ہے اور وہ جتنا کر سکتی ہے. دیکھیں حماس ایک تنظیم ہے جو اپنا وہاں پر غزہ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، اور جس طرح سے اس نے ڈیفینڈ کیا ماضی میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور کسی کو توقع نہیں تھی کہ حماس اتنا کر سکے گی. تو وہ فائٹرز وہاں پر پہنچے ہوئے ہیں، وہاں پر لڑ رہے ہیں، اسرائیلی فوج کی ہیوی کیجویلٹیز وہاں پر ہو رہی ہیں. اور یہ آپ ذرا دیکھیے، الاقصی مارٹائر بریگیڈ یہ بتا رہی ہے we bombed gatherings of enemy soldiers and their military vehicles with mortar shells in the vicinity of al-Shifa. تو ان کی گیدرنگز پر بمباری کر کے ان کو ہلاک کیا گیا، ان کے فوجیوں کو، ان کی گاڑیاں ملٹری، کئی گاڑیاں، ڈزنز آف گاڑیاں اور ٹینکس وہ تباہ کیے گئے ہیں. پھر ناظرین بتا رہے ہیں we bombed enemy forces penetrating the vicinity of al-Shifa with mortar shells. جو تازہ دم دستے آ رہے تھے اسرائیلی فوج کے، ان کو وہاں پر مارا گیا ہے. تو اس طرح ناظرین الشفا کے ارد گرد یہ بڑی لڑائی جاری ہے، اور اسی کے ساتھ ناظرین آخر میں جو یہ ساری لڑائی جو ہے وہ نارتھ میں چل رہی ہے. تو اس لڑائی کے ساتھ ان کی جو شکست ہے وہ زیادہ یورپ کے سامنے کھل کر آئی ہے. اب مثال کے طور پہ ایک اور خبر دیکھیے کہ limited progress by occupation forces including artillery shells and violent clashes with the resistance in al-Bura east of بیت حنان. اب یہ بیت حنان نارتھ میں وہ علاقہ ہے جو سب سے اوپر ہے اور جہاں پر سب سے زیادہ بمباری کی گئی ہے. یہ تو ایسا علاقہ ہے کہ انہوں نے مطلب جیسے ملیا میٹ اس کو کر دیا ہو، بہت زیادہ بمباری. یہیں سے تو اسرائیلی فوج سب سے پہلے داخل ہوئی. تو ابھی بھی وہاں پر حماس موجود ہے اور ابھی بھی ان کا پورا کنٹرول وہاں پر نہیں ہے. ان کی سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی پھر آپ کی کامیابی کیا ہے؟ اگر آپ 32,000 لوگ شہید کر کے بھی اگر آپ ٹکے کی کامیابی نہیں لے سکے تو پھر ہم بلا وجہ آپ کو کیوں سپورٹ جاری رکھیں؟ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کینیڈا نے اسلحہ بند کیا ہے، آپ دیکھیے گا آنے والے دنوں میں کیسے یورپینز جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں گے اسلحہ بند کر. دیکھیں ریاستیں جو ہیں وہ اس وقت یہی سوچ رہی ہیں نا کہ بھائی آپ 6 مہینوں کے بعد بھی ابھی نارتھ میں 1% بھی وکٹری کلیم نہیں کر سکے. اور یہ جو آپ نے نارتھ میں دوبارہ لڑائی کی یہ خبریں سامنے آئی ہیں، الشفا والا معاملہ ہوا ہے، تو ریاستیں یہ کہہ رہی ہیں کہ عوام کا پریشر الگ سے ہے، امیج ہمارا الگ سے تباہ ہو رہا ہے. اچھا تو ہم اگر اسرائیل کو سپورٹ کریں بھی صحیح، تو اگر 6 مہینوں میں وہ اس چھوٹے سے علاقے کو نارتھ کو کلیئر نہیں کر سکا تو پورے غزہ کو اس نے کس طرح سے کلیئر کرنا؟ ایک بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جس میں جہاں سے حماس کا انہوں نے خاتمہ کر دیا ہو. تو پھر ہم بلا وجہ کیوں سپورٹ کریں؟ یہ کینیڈا میں جو ہوا ہے نا اس کو معمولی نہ سمجھیں. اور یہی سارا کچھ اس وقت یورپ کی باقی ریاستوں میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے. تو نارتھ کی یہ جو لڑائی ہے جہاں پر اب حماس مکمل طور پر کنٹرول، دنیا کو پتہ چل گیا ہے کہ وہی کنٹرول سنبھالے ہوئے ہے، ہم تو کب سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، تو یہ بہت امپیکٹ کریٹ کر رہی ہے. سو بہرحال یہ اس وقت حقائق ہے، سویلینز بہت زیادہ مشکل میں ہیں، بہت ظلم برداشت کر رہے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ذمہ داری کس کے تھی؟ وہ عالمی اداروں کی ذمہ داری تھی، وہ عربز کی ذمہ داری تھی، وہ مسلمانوں کی ذمہ داری تھی، اور یہ ساری انسانیت کی ذمہ داری تھی. اگر غزہ کے انسانوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے تو پھر کسی کو دنیا میں کوئی سیکیورٹی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی یہ ہو جائے گا. یہ پھر ایک ایسی روایت چل پڑے گی کہ ایسی جو ہے نا یہ ہو جائے گا کہ پھر کب کہاں کس قوم کے ساتھ ظلم ہو جائے پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. تو یہ انسانیت کا فیلئر ہے اور کوئی بات نہیں. حماس لڑ رہی ہے جتنا وہ لڑ سکتی ہے، کوئی اس کے ساتھ کھڑا ہے یا نہیں کھڑا، وہ لڑ رہی ہے اور آخری دم تک لڑتی رہے گی. اور اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونا ہو، فلسطین کے ساتھ کو کھڑا ہونا ہو، عوام ضرور فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں اور وہ اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. یہ اس وقت کے ناظرین اہم ترین اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت. اللہ حافظ.